नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से। श्रवण गर्ग जी से जानेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव और झारखंड विधानसभा के जो चुनाव है, इन चुनाव में आरएसएस की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात के गहरे आरोप आरएसएस के ऊपर लगे और ये कहा गया कि दरअसल जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और 370 के दावे करने वाली पार्टी 240 पे आके सिमट गई, उसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। और अब आरएसएस के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें एक बड़ा हाथ आरएसएस का ही है। यानी एक तरीके से अगर देखें तो यह मामला सिर्फ आरएसएस की चुनाव में हिस्सेदारी का नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी तनाव बहुत ज्यादा है। और इस चुनाव के माध्यम से आरएसएस बहुत कुछ साबित करने की कोशिश भी कर रहा है, और उधर बीजेपी की तरफ से भी, नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बहुत कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि दरअसल अगर आप अपने बल पे चुनाव जीत सकते तो जीत लीजिए, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं तो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश यात्रा पर है इस वक्त। ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 4 लोगों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक तो अजीत पवार हैं, एक उद्धव ठाकरे हैं, फिर एक शरद पवार हैं और चौथे फडणवीस हैं, चौथे क्रम पर हैं। सबसे ज्यादा अजीत पवार हैं जो कि रोज खबरें बना रहे हैं। जिस एक घटक की सबसे कम बातचीत हो रही है और जो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो आरएसएस है। मतलब पूरे आपका भी एक आर्टिकल मैंने देखा, फ्री प्रेस में पढ़ा। सारी चर्चा ये है कि ये चुनाव शरद पवार के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उद्धव ठाकरे के लिए क्यों है, फडणवीस के लिए क्यों है, अजीत पवार के लिए क्यों है। इस बारे में बहुत कम बातचीत हुई कि ये जो चुनाव है महाराष्ट्र का, मैं झारखंड का नहीं मांग रहा हूं, महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है और आरएसएस और बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। और अगर 18-20 करोड़ बीजेपी के वर्कर्स हैं और 60-70 लाख आरएसएस के हैं, फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 60,000-70,000 शाखाएं हैं, तो ये इन चुनावों का पूरे के पूरे सेटअप पर क्या फर्क पड़ने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आशुतोष जी 2 तरह के सवाल इस समय चर्चा में है। मोटे तौर पर है कि कौन जीत सकता है, और दूसरा ये है जो मेरे हिसाब से है चर्चा में, महायुति अगर चुनाव हार गई तो क्या होगा और जीत गई तो क्या होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि मैंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जीतने हारने का उल्लेख क्यों नहीं किया, बाद में बात करेंगे उसको। पर मोटे तौर पर मैं चूंकि संघ के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को इसमें बीच में नहीं लाया हूं। महाराष्ट्र में कोई 10 करोड़ मतदाता हैं आशुतोष जी, और उसमें 5 करोड़ के करीब पुरुष मतदाता हैं। रजिस्टर्ड मतदाताओं की बात कर रहा हूं। परसेंटेज कितना वोटिंग का होता है वो एक अलग मुद्दा है। और करीबन 4.25 करोड़ या 4.69 करोड़ के करीब महिला मतदाता हैं। अब ये जो चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव से भी बड़ा एक महायुद्ध बन गया है। महाराष्ट्र के लिए कह रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में आपने लोकसभा चुनाव में
इस तरह की आपाधापी नहीं देखी होगी जैसी इस समय हो रही है। और महाराष्ट्र में अगर कोई बड़ा महाभ्रष्टाचार नहीं हुआ तो एनडीए की जीत होना चाहिए। उसके कई कारण हैं, गिनाए भी जा सकते हैं वो कारण, और बहुत सारे लोगों को जानकारी भी है। आशुतोष जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि एनडीए के जो तीन बड़े नेता हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों के तीनों नेता। जैसे उद्धव ठाकरे या शरद पवार और कांग्रेस के राहुल गांधी कह सकते हैं आप, तीनों एक पिच पर या एक पेज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ रहे हैं जी। और बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं। आपने अगर उद्धव ठाकरे का बयान सुना, मां फडणवीस, जो फडणवीस को लेकर उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे के बारे में, कि हम काट देंगे, जिस तरह की भाषा को उन्होंने कहा। एक नाथ शिंदे को उन्होंने कहा गद्दार है। फिर जो बॉम्बे को अलग करने को लेकर उन्होंने जो धमकी दी है कि जो आप सोच रहे हैं महाराष्ट्र से बॉम्बे को अलग करने को लेकर, या धारावी को लेकर, जो उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से परसों के दिन उद्धव ठाकरे ने अपनी बात कही। शरद पवार ने बारामती में जो कहा, अजीत पवार को हराने का जो आह्वान किया, मतलब बहुत ही वेंजेंस के साथ शरद पवार लड़ रहे हैं अजीत पवार के खिलाफ, बहुत ही वेंजेंस से उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं एक नाथ शिंदे के खिलाफ, और बहुत ही वेंजेंस से राहुल गांधी लड़ रहे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, या अदानी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उद्योगपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। महायुति के तीनों घटक अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और इनमें दो अपनी स्वयं की ताकत पर लड़ रहे हैं। जैसे एक नाथ शिंदे हैं, उनको बीजेपी का समर्थन है, पर वो अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और दूसरे अजीत पवार हैं, और निश्चित रूप से अजीत पवार का पूरा जो रोल है बहुत ही मिस्टीरियस है, और वो चुनाव के बाद सामने आएगा। तीसरा जो मामला है बीजेपी का, उसकी विशेषता यह है आशुतोष जी कि उनके लिए संघ चुनाव लड़ रहा है, और मोटे तौर पर संघ ने अपनी पूरी ताकत उन 152 सीटों पर लगाई है जहां बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है। उन 132 पर कम है जहां एक नाथ शिंदे के और अजीत पवार के हैं, और उसमें भी अजीत पवार के उस पर बहुत ही है ही नहीं, मतलब एक नाथ शिंदे के उस पर हो सकता है थोड़ी बहुत हो। उसमें पूरा गणित यह है कि कोशिश ये है कि जो सरकार बने वो बीजेपी और एक नाथ शिंदे के दम पर बन जाए। एक जो देखने लायक बात है आशुतोष जी, वो ये है कि संघ के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो 288 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को लगा सके, जी। या 10 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स के घरों पर लगा सके, या 2 करोड़ फैमिलीज पर लगा सके। तो संघ जो है, पहली बार संघ को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अगर आप गौर करें, संघ अभी तक चुनाव लड़वाता रहा है, मतलब हरियाणा के बाद ये दूसरा प्रयोग है संघ के लिए कि उसको एक्टिव होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, मतलब, और जो कि उसका काम कभी रहा नहीं। मतलब संघ का जो काम रहा वो एक अलग भूमिका वाला रहा। वो भूमिका ये है कि जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई के मैदान में रसद पहुंचाने का काम जिस तरह की लोग करते हैं, या मुखबिरी का काम, या गुप्तचर
सेवा का काम जो करते हैं कि जानकारी देना दुश्मन के बारे में। अब हुआ ये कि संघ के लोगों को ही वर्दी पहनाकर बंदूकें हाथ में थमा दी गई है। हुआ ये कि बीजेपी ने बहुत ही चतुराई के साथ चुनाव लड़ने के अपने सारे जो सीमित हथियार थे वो संघ को सौंप दिए और कहा कि अब आप ही लड़िए, हम तो आपके अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये कि जीत का सेहरा जो है वो अगर बंधेगा तो बीजेपी के माथे पे बंधेगा, हार का क्या होगा देखते हैं। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इतना गहरा धक्का लगा महाराष्ट्र में कि, और यूपी में भी लगा, तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पर बीजेपी की हिम्मत जवाब दे गई। और आपने पाया कि योगी जी मथुरा कैसे पहुंचे, उन्होंने कैसे रिक्वेस्ट की, कैसे बीजेपी उपचुनाव में यूपी के लगी और अब यहां लगी हुई है। फडणवीस ने कई बार स्पष्ट किया है पब्लिकली, मतलब ये अखबारों में छपा है कि हमने ये महसूस होने के बाद कि लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा और हम लोग अपनी ताकत नहीं समझ पाए, तो हमने संघ से प्रार्थना की मदद के लिए। फिर फडणवीस ने यह भी कहा कि संघ के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सैकड़ों की संख्या में है शायद, उन सब से बात की, मीटिंग्स की और उनसे कहा कि वो मदद करें। संघ ने भी कहा कि हम जो है मदद करते हैं, कर रहे हैं। संघ ने क्या कहा है कि हम, हमारे कार्यकर्ता, हम चुनाव के मैदान में खुले तौर पर नहीं है, पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, खासकर दलितों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से और तमाम लोगों से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए बाहर निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। संघ की और बीजेपी की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो दो चीजों में है। एक तो लाडली बहना योजना और दूसरा ये कि भाई हिंदुत्व को बड़ा खतरा हो गया है, तो अगर आपने मदद नहीं की तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आशुतोष जी, इस बात का जो खुलासा है वो चुनाव परिणामों के बाद होगा कि संघ को क्या किसी रणनीति के तहत चुनाव में दूल्हा बना दिया गया है। मतलब बजाय इसके कि संघ की मदद ली जाए, संघ को ही घोड़े पे बिठा दिया गया कि आप ही लड़ाई लीजिए, हम तो आपके साथ हैं। तो हुआ ये कि संघ ने भी कहा, मतलब सिवा इसके कि संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक है, आपने अगर संघ की तरफ से कोई बयान सुना हो इस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, किसी भी नेता का, या किसी ने दावा किया हो कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आपने नहीं सुना होगा। फडणवीस कह रहे हैं, पर बीजेपी की तरफ से या तो फडणवीस कह रहे हैं या उनके जो एक दो नेता हैं जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, तावड़े साहब, तावड़े तो अब आपने जैसा बताया कि एक नए विवाद में भी फंस गए हैं और निश्चित रूप से उसका असर कल के मतदान पर भी होगा। हम चूंकि जो बात कर रहे हैं वो, और एक चीज और बताऊं कि तावड़े साहब का जो नाम चल रहा था वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे चल रहा था एक्टिवली, और अगर वो जीत जाए महायुति वहां, तो सबसे जो बड़े बेनिफिशियरी होने वाले थे दो ही लोग, फडणवीस और तावड़े। तो वो एक अलग बातचीत है, हम संघ पर अपनी बात को केंद्रित रखते हैं। आपने देखा कि संघ भी पूरे चुनाव को लेकर मौन है, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कुछ नहीं कह रहे। भागवत साहब पूरी तरह से चुप है, उनकी आवाज अब आप पाएंगे कि 23 तारीख के बाद प्रकट होगी। उन्हें यह जरूर लगा होगा संघ के लोगों को कि कांग्रेस की क्या इतनी हिम्मत हो गई कि नागपुर में संघ के कार्यालय के पास कांग्रेस ने प्रियंका की रैली कर ली
और एक बड़ा संघर्ष बीजेपी का या संघ के समर्थकों का और कांग्रेस का होते होते बचा, जो कि हिंसा में बदल सकता था। एक चीज और नोटिस करने काबिल है, अगर आपने भागवत साहब के 5 सितंबर के बयान को सुना हो जो उन्होंने पुणे में दिया था। भागवत साहब ने मणिपुर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, अगर आपने 5 सितंबर का उनका बयान सुना हो तो। मोहन भागवत ने 5 सितंबर को पुणे में कहा था कि मणिपुर में परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और हिंसा का समाधान नहीं हो पाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्य को इस विवाद का समाधान निकलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अब आप बताइए कि मणिपुर में इतनी जबरदस्त हिंसा चल रही है और अब तो जो आज की खबर है तो जो कुकी संप्रदाय के लोग हैं बहुत बड़ी रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उनके लोगों की जो लाशें मिली है, मणिपुर इस समय जल रहा है, बुरी तरह जल रहा है। जब भागवत साहब ने कहा था 5 सितंबर को, तब से आज ज्यादा खराब है हालत। कोई पूछ नहीं रहा है कि भागवत मणिपुर को लेकर अब चुप क्यों है, पूरी तरह से चुप क्यों है, और केंद्र की विफलता को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसका महाराष्ट्र पर असर हो सकता है, चुनाव पर असर हो सकता है। हम आखिरी पॉइंट पर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर महायुति की सरकार बन गई मतलब अगर बन जाती है तो जनता के बीच जय जयकार जो होगी वो किसकी होगी? मोदी जी के नेतृत्व की होगी, फडणवीस की होगी, तावड़े की होगी, भाजपा की होगी। और अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुमत मिल गया आशुतोष जी, तो आप क्या मानते हैं सबसे बड़ी हार किसकी होगी? सबसे बड़ी हार संघ की होगी। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका जो एक परिणाम होगा वो ये होगा कि जो बीजेपी में जो इस समय या नड्डा जी के नेतृत्व में जो लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया गया था कि सत्संग की हमको जरूरत नहीं है, तो बीजेपी में जो मोदी शाह जी के नेतृत्व में या नड्डा जी के नेतृत्व में जो संघ को लेकर जो एक बात बनी हुई थी विवादों की, का मतलब है कि वो जो लोग हैं, वो जो लॉबी है, वो संघ पर फिर से हावी हो जाएगी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को हार का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा तो वो इंडिविजुअल नेताओं को होगा और वो उसको रीजनल वॉर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब जी। महायुति सरकार के खिलाफ कन्वर्ट कर देंगे और उसको काम नहीं करने देंगे। मैं आखिरी पॉइंट कहना चाहता हूँ आशुतोष जी कि ये जो चुनाव है, ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है, वो संघ के लिए जीवन और मरण का चुनाव है। ये बीजेपी के लिए मरण और जीवन का चुनाव नहीं है। 2025 में अगले साल संघ को अपनी स्थापना की 100वीं जयंती मनाना है। आप कल्पना कीजिए कि एक महाराष्ट्र की हार से निकली हुआ संघ किस तरह से अपनी 100वीं जयंती मनाएगा। महाराष्ट्र में ही मनाना है, ये भी एक ध्यान रखिए, मुख्यालय नागपुर में है। और संघ अगर महाराष्ट्र में अगर जीत जाती है महायुति, तो पूरा का पूरा श्रेय किसको मिलने वाला है? मोदी जी को मिलने वाला है, शाह साहब को मिलने वाला है। और आपने कहा है कि मोदी जी तो चुनाव में है ही नहीं। क्या आप ये नहीं मानते कि वो चुनाव में इसलिए नहीं है कि उन्होंने संघ को परीक्षा में डाल दिया है?
आप कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, आपने हमारी बहुत बार बजाई महाराष्ट्र में लोकसभा को लेकर, यूपी में लेकर, अब आप जीत के बताइए। तो ये जो इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है, एक विश्लेषक के लिहाज से मैं देख रहा हूं कि इसमें दांव पर बहुत ज्यादा जो है वो संघ के लिए है। और मैं जो जीत का देख रहा हूं, मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता है तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जीतना चाहिए, क्योंकि सारे फैक्टर्स उसके पक्ष में हैं। और अजीत पवार अंततः महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए सहायक साबित हो सकते हैं, चाहे जितने उनके शरद पवार के साथ मतभेद हों, या बारामती में अभी जो मिसेस शरद पवार के साथ या उनके परिवार के साथ वहां के पार्क को लेकर जो हुआ पार्क, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, या शरद पवार ने बारामती में कहा होगा कि अजीत पवार को हराना है, योगेश्वर को जितवाना, उसके बावजूद कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव, चूंकि कल मतदान है और पूरे देश की नजरें हैं, तो मैंने सोचा कि एक संघ के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से इस मुद्दे को उठाना जरूरी है कि ये जो चुनाव है जी, उसमें कई चीजें, कई फैक्टर्स हैं। अभी तक जो जिन फैक्टर्स पे बात चल रही है उसमें संघ को बहुत प्रमुखता से लाया नहीं गया, वो लाना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो चुनाव है महाराष्ट्र में वो बीजेपी नहीं लड़ रही है, बीजेपी सिर्फ भाषण दे रही है, वहां रैलियां कर रही है। असली चुनाव संघ लड़ रहा है, और दूसरा संघ के खिलाफ वहां चुनाव जनता लड़ रही है। तो इसलिए ये महाराष्ट्र का चुनाव एक बहुत बड़ी कसौटी बनने वाला है, बीजेपी के लिए भी, संघ के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। तो आज की चर्चा बस इसी नोट पर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।